अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिस इज अचम तैयब है और आज के इस वीलॉग में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी शख्सियत की, एक ऐसी पर्सनैलिटी की जिसने तकरीबन 3 दहाइयों तक मशरिक़ वस्ता की सियासत पर अपना एक गहरा असर व रसूख छोड़ा है। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं आयतुल्लाह अली हुसैनी खामनाई, जो कि ईरान के सुप्रीम लीडर थे। वो शख्स को 1989 से ईरान के सुप्रीम लीडर रहे और ईरान की फौज, खारजा पॉलिसी, न्यूक्लियर प्रोग्राम और खुसूसी तौर पर खित्ते के तवाज़न को कंट्रोल किया। आज के इस व्लॉग में हम जानने वाले हैं इनकी इब्तिदा से इंतहा तक। वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा, लेकिन उससे पहले आप सबसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन भी दबा लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक हर वक्त। अली खामनाई 19 अप्रैल 1939 को मशहद के एक मजहबी घराने में पैदा हुए। मशहद या मुसलमानों का एक बहुत ही मुकद्दस शहर है क्योंकि वहाँ पर इमाम अली रजा का रोजा वाक़या है, जिसकी वजह से मशहद को मजहबी तालीम और फिक्र के लिहाज से एक बड़ी ही अहमियत हासिल है। बचपन से ही खामनाई को ये महसूस हो गया था कि उसका रुझान दीनी तालीम की तरफ ज्यादा है। उन्होंने कुम और नजफ के मोतबर मदारस में दाखिला ले लिया और वहाँ पर उन्होंने इस्लामी उलूम, फ़िक़्ह, उसूल दीन और फ़लसफ़े की तालीम हासिल की, जहाँ उन्होंने रूहुल्लाह खुमैनी जैसे सरकर्दा रूहानी रहनुमाओं से बराह रास्त असर व इस्तिफादा हासिल किया। 1960 में जब ईरान के शाह मोहम्मद रजा ने ईरान को मगरबी तर्ज में ढालना चाहा और अपनी पॉलिसियां उस तर्ज पे बनाना शुरू की, तब खामनाई ने उसके खिलाफ बहुत सख्त एक्शन लिया और तमाम उन प्रोटेस्ट में हिस्सा लिया जो कि शाह मोहम्मद रजा पहलवी के अगेंस्ट। इस दौर में वो कई बार गिरफ्तार भी हुए और जुल्म व तशद्दुद भी बर्दाश्त किया, लेकिन अपना इरादा ना छोड़ा और हुकूमत के खिलाफ जो प्रोटेस्ट थे उनका वो हिस्सा बने रहे। ये दौर ईरान की तारीख का एक बहुत ही खास दौर था क्योंकि इस दौर में रूहुल्लाह खुमैनी ने शाह ईरान के खिलाफ तहरीक चलाई हुई थी, जिसकी सरबराही खुमैनी ने भी की और यूं रूहुल्लाह खुमैनी के करीबी हवारियों में से बन गए क्योंकि ये आगाज से ही उनके साथ मुंसलिक थे और इनकी एफर्ट कामयाब हुई और 1979 को शाह ईरान की हुकूमत का तख्ता पलट दिया गया, जिसके तहत ईरान की फिर सारी बागडोर मजहबी पेशवाओं या मजहबी रहनुमाओं के अंडर चली गई। इख्तिलाफ के बाद खामनाई को बहुत बड़ी जिम्मेदारियां भी तफवीज की गई, जहाँ पर इन्हें डिप्टी मिनिस्टर डिफेंस और बाद में IRGC यानी मुहाफिज फोर्स के दस्तों की जिम्मेदारियां भी दी गई और यूं खामनाई ईरान की सिक्योरिटी और डिफेंस सिस्टम का एक मरकजी हिस्सा बने। और इसके बाद 1981 को ईरान के तीसरे सदर भी मुंतखब हुए। इन्होंने 81 में भी इलेक्शन जीता और 85 में दोबारा से ईरान के सदर बन गए। इस दौर में ईरान अंदरूनी और बैरूनी मसलों से दो चार था, जिसमें इराक और ईरान की जंग भी शामिल थी। अगरचे ईरान में सदर का ओहदा हतमी ना था और सदर के पास इख्तियारात भी महदूद थे, फिर भी खामनाई ने सियासी समझो बूझ और अपनी मजहबी असर व रसूख की बिना पर अहम फैसलों में अपना हिस्सा बढ़ाया। और फिर इसके बाद 1989 में इनकलाब के बानी रूहुल्लाह खुमैनी के इंतकाल के बाद या उनकी वफात के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए खामनाई को तकर्रर किया गया। सुप्रीम लीडर ईरान के आइन के मुताबिक सबसे बड़ा हुकूमती ओहदा है जो मुल्क की फौज, खारजा अमूर, मजहबी रहनुमाओं और सिक्योरिटी पर हतमी इख्तियार रखता है। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि खामनाई इस वक्त तक उस मजहबी हैसियत के हामिल न थे कि उनको सुप्रीम लीडर बनाया जा सके, लेकिन फिर भी कानून को या आइन को अमेंड किया गया, फिर इनको सुप्रीम लीडर बनाया गया। सुप्रीम लीडर बनने के बाद खामनाई ने ईरान की ताकत को मजबूत और मुस्तहकम बनाया और उन्होंने इस्लामी इंकलाब गार्ड को यानी IRGC को कादर इस्तेहकाम करार दिया और इसे न सिर्फ दाखिली नज़्म नस्क बल्कि इलाके में ईरान की अस्करी ताकत के तौर पर भी इस्तेमाल किया। ईरानी खारजा पुलिस जो कि दौरे जदीद में सख्त गिर और खुद मुख्तार और मगरब के मुखालिफ रही। इस दौर में ईरान ने हिजबुल्लाह, हौती और दीगर शिया ग्रुपों के साथ अपने ताल्लुकात मजीद इस्तवार किए और इन्हें अपने इलाकाई मफाद में शामिल कर लिया। खामनाई के दौरे इक़्तिदार में ईरान को दाखिली तौर पर बड़े पैमाने पर एहतजाजों का भी सामना करना पड़ा, जिसमें 2009 की ग्रीन मूवमेंट, 2022 की औरत जिंदगी जैसी तहरीकों को खासी अहमियत हासिल है, जिनमें ईरानी अवाम ने इक़्तिसादी मसाइल, सियासी आज़ादी और समाजी हकूक के लिए सड़कों पर बड़े पैमाने पर एहतजाज किया। ये एहतजाज हुकूमत के सख्त गिर और इस्लामत पसंद पॉलिसियों के खिलाफ, जो कि वाज़ेह था कि अवाम इस दौर से, इस इक़्तिदार से नाखुश थी और अपना नाराजगी का इजहार कर रही थी। हुकूमत ने इनके खिलाफ बड़ा ही सख्त क्रैकडाउन किया, जिसमें सैकड़ों अफराद हलाक हुए और हजारों को गिरफ्तार किया गया। एक रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 30,000 लोग उस दिन कत्ल हुए। वैसे ये बड़ी ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है अगर देखा जाए तो। पूरी दुनिया में ये बात की जाती है कि खामनाई जैसा लीडर कोई नहीं है, लेकिन 30,000 लोग एक पुलिस
خلاف اور ان کا کریک ڈاؤن کر کے قتل کر دینا، یہ تو سراسر غلط ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ حضرت یہ تو ایک سخت پہلو تھا، ایک پیور اسلامک آپ کہہ لیں پہلو تھا، جس کے تحت خامنائی کو تنقید کا نشانہ بھی بنایا جاتا ہے، کچھ کے لیے ہیرو اور کچھ کے لیے زیرو، یہ والا کانسیپٹ تو چلتا ہے نا ہر جگہ۔ اگر خامنائی اتنا سخت تھا تو دوسری جانب خامنائی نے ایران کو بڑا مستحکم بنایا۔ ابھی بھی جو ایران کے ساتھ مسئلے مسائل درپیش آئے وہ اسی وجہ سے تھے نا کہ خامنائی نے ایران کو اتنا زیادہ اسٹرینتھن کر دیا کہ خطے میں جو بڑے بڑے ٹائکونز ہیں ان کو مسئلہ ہونے لگ گیا کہ کل ہمارے سر پہ نہ بیٹھ جائے، کیونکہ خامنائی نے نیوکلیر پروگرام پہ بڑا ورک کیا ہوا تھا۔ خامنائی نے نیوکلیر پروگرام کو ایک قومی دفاعی سیکیورٹی کے طور پر پیش کیا، جس کی وجہ سے امریکہ، یورپ اور اسرائیل کے ساتھ تعلقات میں کشیدگی بھی بڑھی، اور اس دور میں ایران کو بہت سخت سینکشنز اور پابندیوں کا سامنا کرنا پڑا، جس کی وجہ سے ایران کی اکانومی بھی کولیپس کر گئی۔ غربی دباؤ، امریکی دباؤ، یعنی پوری دنیا کا دباؤ تھا ایران پر، لیکن خامنائی اپنے ارادوں پر بضد تھے اور اپنے اس مشن کو انہوں نے جاری رکھا اور مذمت کرتے رہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں 2025 میں بھی جنگ ہوئی ایران اسرائیل کی، اور اس کے نتیجے میں ایران کی فوجی قیادت کافی زیادہ نقصان ہوا، لیکن ایران نے بھی اس ٹائم ریٹیلیشن میں اچھا خاصا جواب دیا، اور 28 فروری 2026 کو جب امریکہ اور اسرائیل نے فضائی حملہ کیا تو خامنائی اس کے نتیجے میں اپنے مالک حقیقی خامنائی واز اے گریٹ لیڈر، کیونکہ اس پورے سسٹم کے خلاف ایک چٹان کی طرح کھڑا ہوا۔ اب نیکسٹ خامنائی کون ہوتا ہے یا کس کو ایران کی حکومت یا آئین ان کا سپریم لیڈر چنتا ہے، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ تو آگے خامنائی کی یہ جو وراثت ہے، یہ لیگیسی ہے، یہ بہت ہی زیادہ متنازع ہے۔ ایک طرف ان کے حامی ان کو اسلامی خود مختاری، مزاحمتی مزاج اور مغرب کے خلاف دائمی مزاحمت کا علمبردار سمجھتے ہیں، جبکہ دوسری طرف متعددین ان کو سختگیر، جبر پسند، انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مرتکب سمجھتے ہیں۔ تو دوسری جانب ایران کو علاقائی طور پر ایک مستحکم طاقت مانا جاتا ہے، لیکن اندرونی سطح پر عوامی آزادی، معاشی خوشحالی اور ناکامی کے زبردست سوالات بھی موجود ہیں۔ یعنی آپ کہہ سکتے ہیں خامنائی کی زندگی طاقت، نظریہ، مذمت اور تنازع کی ایک کہانی ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا واقعی خامنائی ایک مضبوط لیڈر تھے؟ کیونکہ معیشت کو اگر دیکھا جائے تو ایران کو بہت زیادہ ویک مانا جاتا ہے، کیونکہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کو پیچھے لے جانے میں خامنائی کا ہاتھ ہے۔ خامنائی کا یہ جو متنازع مانے جانے والا جذبہ تھا، کیا اس کا ہاتھ تھا ایران کو پیچھے دھکیلنے میں؟ کمنٹ باکس میں آ کے اس رائے کا لازمی اظہار کیجیے گا۔ جہاں بھی ہو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے اس چینل کا بھی۔ اللہ حافظ۔